इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है बच्चों? हाँ वही है बेटा, वही है, एग्जैक्टली वही है जो मैंने बोला था ना कि उदारीकरण का वही इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सॉरी लिबरलाइजेशन, है ना, क्योंकि वो सिलेबस में है ना, तो वो स्पेसिफिकली वो दिया गया है ना, जबकि इम्पैक्ट तो औरों के भी हैं बट उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था, बट इसको सिलेबस में स्पेशल कोट किया गया है। ठीक है, चलिए, तो हिंदी वाले कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? अभी एक ही है, तो आपको लिखवा दूं पहले? पहले हिंदी को लिखवा देते हैं ना, ठीक है, चलिए निकाल लो बेटा, उसमें हेडिंग डालो, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, है ना, तो एक नकारात्मक भी होता है और दूसरा सकारात्मक भी होता है। अच्छा इसमें इंपैक्ट क्या रहा लिबरलाइजेशन का कि मार्केट ओपन हुई। सबसे जो अच्छा इंपैक्ट था वो क्या था कि मार्केट को ओपन किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खोला गया। ठीक है, और जो शेयर बाजार है वो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आया। तो उसमें लिखिएगा बेटा पहले सकारात्मक प्रभाव, हेडिंग डालिएगा सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, उसमें लिखिएगा पहला। गुड मॉर्निंग बेटा, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ जब तक, क्योंकि क्यों छूटेगा फिर इसका भी, आराम से निकाल लो। आज तुम जल्दी आ गए, तो अगल बगल ही रहते हो क्या? मतलब पीजी में रहते हो? अच्छा, लिखिएगा बेटा पूंजी का प्रवाह। व्यापार प्रतिबंधों को हटाने, पूंजी का प्रवाह में व्यापार प्रतिबंधों को हटाने, कौमा कर सुधार आदि प्रतिबंधों को हटाने, कौमा कर सुधार आदि जैसे उपायों से, आदि जैसे उपायों से अर्थव्यवस्था में पूंजी का मुक्त प्रवाह हुआ। अर्थव्यवस्था में पूंजी का मुक्त प्रवाह हुआ। निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशक आसानी से निवेश करने में, क्षेत्र और विदेशी निवेशक आसानी से निवेश करने में सक्षम थे, आसानी से निवेश करने में सक्षम थे, जिससे अर्थव्यवस्था में धन के निवेश के साथ साथ समग्र पूंजी में भी वृद्धि हुई। समग्र पूंजी में भी वृद्धि हुई। अगला दूसरा है, हाँ वृद्धि हुई, समग्र पूंजी में भी वृद्धि हुई। सेकंड है निवेशक पोर्टफोलियो विविधीकरण। निवेशक पोर्टफोलियो विविधीकरण। निवेशक पोर्टफोलियो विविधीकरण। पोर्टफोलियो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एक तो बात करते हैं एफडीआई की, ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं एफआईआई की, तो मैंने बोला था कि इसी को
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मतलब एक तरीके से लाइक अगर आप बोलेंगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था, उसकी बात आगे और भी होगी जब हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो उसमें और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें लिखेगा प्रतिबंधों को हटाने का अर्थ है कि, प्रतिबंधों को हटाने का अर्थ है कि निवेशक विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। परिसंपत्तियों, उसको इंग्लिश में असेट्स कहते हैं। परिसंपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। विकल्पों में वृद्धि ने निवेशकों को परिसंपत्तियों के कई वर्गों में अपना पैसा लगाने के लिए आकर्षित किया, जिससे उनके निवेश जोखिम कम हो गए। साथ ही निवेशकों और विदेशी पूंजी की बढ़ती संख्या के कारण शेयर बाजार में भी वृद्धि हुई। दूसरी हेडिंग डालेगा नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। नकारात्मक प्रभाव देख लो बेटा, कितना छोड़ना है, हिंदी मीडियम हो ना, देख लो, लिख लो कि बात नहीं, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव, गुड मॉर्निंग बेटा। उसमें लिखिएगा बेटा पहली, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा लिखे। बड़े बड़े व्यापारियों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, जिसे हम MNCs कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से छोटे व्यापारियों का पतन हुआ। छोटे व्यापारियों का प्रवेश से छोटे व्यापारियों का पतन हुआ, क्योंकि वे उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हुई तकनीकी प्रगति के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सके। हाँ, कहां से बोलना है? उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हुई तकनीकी प्रतियोगिता को नहीं पकड़ सके। अगला, विलय और अधिग्रहण, दूसरी हेडिंग है,
विलय और अधिग्रहण, हाँ, विलय एवं अधिग्रहण, अधिग्रहण होता टेक ओवर करना। लिखिए, बड़ी निजी संस्थाएं, बड़ी निजी संस्थाएं छोटी कंपनियों में, अच्छा बेटा, बड़ी निजी संस्थाएं छोटी कंपनियों में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर सकती हैं, बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर सकती हैं। इसके कारण छोटी कंपनी के कर्मचारियों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी और वे खुद को सुरक्षित नहीं रख सके, ठीक। हेडिंग डालेगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, लिखिए, फर्स्ट हेडिंग डालेगा पॉजिटिव इफेक्ट्स, उसमें लिखिएगा फर्स्ट फ्लो ऑफ कैपिटल, हेडिंग है फ्लो ऑफ कैपिटल, यस फ्लो ऑफ, सब हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है पॉजिटिव इफेक्ट्स, उसी के अंदर फर्स्ट सब हेडिंग है फ्लो ऑफ कैपिटल लिखिएगा, measures such as the removal of trade restrictions, comma, tax reforms, etc. Led to the free flow of capital in the economy. The private sector and foreign investors were able to good morning beta, were able to invest with ease with led to the injection of money as well as overall capital growth in the economy. Overall capital growth in the economy. Second subheading है investor portfolio diversification. उसमें लिखिएगा removing restrictions meant that investors
could invest in a investors could invest in a diverse class of assets, could invest in a diverse class of assets, an increase in options, attracted investors, an increase in options attracted investors to park their money in several classes of assets, to park their money in several classes of assets, and reducing their investment risk. Third subheading है stock market appreciation. Stock market appreciation. Write down. Increasing number of investors. Increasing number of investors and foreign capital investors and foreign capital led to the growth of stock market. क्योंकि बेसिकली पोर्टफोलियो का मतलब ही वही है. नेक्स्ट हेडिंग डालेगा नेगेटिव इफेक्ट्स. ना नेक्स्ट हेडिंग हुई ना, वो पॉजिटिव लिखी हमने, है ना. नेगेटिव इफेक्ट्स, उसमें फर्स्ट सब हेडिंग इज एक्सेसिव कंपटीशन. Write down. The entry of private players and international companies led to the decline of small traders, as they couldn't catch up with the technological advancements that resulted from liberalization. Second subheading is mergers and acquisitions. Write down. Big private entities could acquire a majority stake in smaller companies. This led to employees of the smaller firm, firm or company, losing their jobs
if they couldn't, firm losing their jobs, if they couldn't upskill themselves to hold their positions, themselves could not upskill themselves to hold their positions. ठीक, अब देखिएगा ये टॉपिक यहां पर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। बाकी फिर वही बात है, आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। आए दिन एलपीजी के ऊपर आपको संपादकीय या एडिटोरियल पढ़ने को मिलता रहेगा, आए दिन, हर 8-10 दिन में, 8-10 दिन में, कभी लिबरलाइजेशन, कभी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मूव क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा, लोग उसको टॉलरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें आपको, अगर मैंने बोला था जो कल तो हमने बहुत बात की है, दोबारा नहीं करेंगे, बस बता रही हूँ कि इफ़ यू आर डेली न्यूज़पेपर रीडर, सपोज दैट, तो फिर तो यू विल गेट इट, है ना। अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो तो एडिटोरियल कौन सा छूटेगा, कहाँ छूटेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपके हाथों से कुछ भी जाने वाला नहीं है, इतना परेशान होने की नीड नहीं है। पूरा आधे पढ़ने का एडिटोरियल रहेगा इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पता ना, हर 8-10 दिन में, 8-10 दिन में कुछ ना कुछ आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मिलता रहेगा, और एकदम जो करंट की चीज़ें हैं वो भी आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र में भी इनमें बताया जाता है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, हर चीज़ बस आपको डेली बेसिस पे पढ़नी होगी, रूटीन में जिसे हम कहते हैं, रेगुलरिटी में। तो अगर आप पढ़ते हो तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट, साथ ही साथ है, और सिलेबस में आपके उसमें दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो नहीं दिया है स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में, उन्होंने मेनली बात की हुई है 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, है ना। लेकिन अगर सिर्फ उसको पढ़ते हैं तो उसको तो एक तरीके से हम पढ़कर आ ही गए, एलपीजी में ही हमने पढ़ा, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन आया उसके आने का मीनिंग ही क्या था, मीनिंग ही वही था, मैंने आपको लिखकर ही बोर्ड में बताया था कि उसको बोला गया था एनआईपी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसे नई औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति का नाम आजा बेटा दिया ही गया था, है ना। तो उस तरीके से तो हम पढ़ चुके हैं तो फिर तो उसको पढ़ने की नीड ही नहीं रहती है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टॉपिक के अंदर, जैसे कि जो आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, फिर से वही बात है, वो तो सिर्फ 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बारे में बात करें। बट उसके ना पहले भी ना कुछ पॉलिसीज़ बनी हुई है, जैसे 48 में बनी है, 69 में बनी है, 73, 77 में बनी है, ठीक है, इस तरीके से, फिर 85, 86 में बनी है, देन फिर 1991 में भी बनी है, तो वो एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, मैन्युफैक्चर पॉलिसी है, वो नोट्स में भी है मेरे, मैं यहाँ पर भी कराऊंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2015 में आई, उसके ऊपर हमें बात करना है, क्योंकि वहाँ से लगभग अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो हमारा हिस्सा है जीडीपी में, लगभग वो 25-26% के आसपास आ चुका है, जो काफ़ी अच्छा है, जो कि पहले 16 से 18% के बीच हुआ करता था। तो करंट में वो हिस्सा अभी लगभग 25 से 27% के बीच चल रहा उस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के आने के बाद। और फिर आपको बताया कि एक सबसे बड़ी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई 2015 में, दैट इज़ मेक इन इंडिया, है ना। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे यहाँ पर। तो जब मेक इन इंडिया कि भारत में ही बनाओ, है ना, और भारत के द्वारा ही बेचो, तो कल की डेट में मतलब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हमको लेकर जाता मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की ओर। अभी तो हम मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन ये, हम लोग यही सब चीज़ों को यूज़ करते हैं ना। तो लेकिन अब हमारे यहाँ से भी चीज़ें बन रही है, तो जो बाहर जा रही हैं वो मेड इन इंडिया नाम से बिक रही हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, नो डाउट, जिसकी शुरुआत किसने की थी, नेहरू जी ने की थी। कब की थी, फाइनली 1956 में की थी। तो हम इस टॉपिक को प्योरली जो नाम देंगे वो देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, हम ये नाम देंगे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत नैरो माइंडनेस वे में बता रहा है, औद्योगिक क्षेत्रक। तो ये टॉपिक का
नाम है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, डोंट वरी एट ऑल। उसमें आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी आ जाएंगी, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ भी आ जाएंगी। वी विल राइट सम स्कीम्स ऑल्सो, है ना, कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट कर चुकी है ना, तो हम उन स्कीम्स के बारे में भी उसके अंदर बात करेंगे। मतलब कुछ 10-12 स्कीम्स में आपको ईयर के साथ साथ, और जो उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसके साथ साथ कुछ 10-12-15 जो भी इंपॉर्टेंट होंगे ना, जो पेपर से करेक्टेड होंगी, वो भी लिखवा दी जाएंगी। हम अलॉन्ग विथ उसमें बात करेंगे MSME सेक्टर के ऊपर, है ना, जैसे आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज या सेक्टर कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो श्रेणी के उद्योग है, तो MSME के ऊपर लगभग मुझे लगता है एक क्वेश्चन एवरी ईयर वो पूछते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पर, रिटर्न में, मतलब मेंस के पेपर में, क्योंकि वो एक्चुअली हमारी बैकबोन है। अगर बिल्कुल ही MSME हमारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो हमारी जो मतलब रीढ़ की हड्डी वो और भी ज़्यादा टूटती जाएगी। क्यों टूटती जाएगी? क्योंकि फिर वही बात है, अगर MSME नहीं होगा, मतलब छोटे एरिया में, विलेज में, टाउन्स में अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगे तो फिर वही इशू है। तो लोग लगातार मूव करते जाएंगे कहाँ? शहरों की ओर, टुवर्ड्स सिटीज़, और फिर से वही प्रॉब्लम है, वो अर्बनाइजेशन है ना, या जिसे हम शहरीकरण, नगरीकरण की समस्या कहते हैं, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और साथ में फिर वही बात है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें महसूस होगा, और गांव खाली होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो और भी खाली होते चले जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो फिर फेस होगी। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि हम MSME के ऊपर ध्यान दें और उन्हें कहीं ना कहीं सेटअप करने के बारे में विचार करें, या उन्हें और आगे बढ़ाने के बारे में विचार करें। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल सिकनेस, क्या है, मतलब औद्योगिक रुग्णता, या जो हमारी जो यूनिट से बीमार है, तो उसके ऊपर भी लगभग क्वेश्चन कई बार UPSC 1-2 सालों में पूछता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सब मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना आपने सुना होगा, सुना है कभी? महारत्ना कंपनीज, है ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो एक बार महारत्ना की तो लिस्ट लिख लेंगे, पर नवरत्ना और उनकी मिनी रत्ना की सिर्फ कंडीशन लिख लेंगे, क्योंकि कई बार जो महारत्ना आपको प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि इनमें से कौन कौन सी है या कौन कौन सी अभी शामिल हुई है ना, तो वो आपको जानना। 9-10 अभी हमारे यहाँ पर लगभग महारत्ना है, तो उन सब की एक लिस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। फिर हमारे यहाँ पर कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, तो 8 जो हमारे बुनियादी ढांचे के उद्योग हैं, उसको UPSC बहुत पूछता है, पता नहीं क्यों, ये उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। तो वो आपको सेगमेंट दे देता है और बोलता है कि इसमें से कौन कौन से हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, तो उसमें नेचुरल गैस वगैरह ये सब अभी एड ऑन की गई है, मतलब करंटली, तो उसको भी बहुत पूछता है। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से मतलब कवर करेंगे हम लोग। लेकिन मैं बार बार बोली, सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, तो मतलब आज ही ये टॉपिक फिनिश हो जाए। अगर सिर्फ सिलेबस को मैं लेकर सामने रखकर बात करूं तो सिर्फ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताऊं, थोड़ा बहुत बताऊं, और आज ही ये टॉपिक खत्म हो गया। बट हम लोग का वही टॉपिक है, आज भी चलेगा, मंडे भी, और अगर गया तो ट्यूसडे भी चलेगा। तो कम से कम 4-5 घंटा किसी टॉपिक को हमें देना ही चाहिए, कम से कम 5 घंटा, ताकि अच्छे से जो सारी चीज़, देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें कवर कराएं, है ना, हमारी यही उद्देश्य हमारा, यही, और ये ड्यूटी भी है। मैंने क्या बोला, बाकी मूड और मोड के ऊपर डिपेंड करता है UPSC के कि कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। कभी कभी इतने ईजी क्वेश्चन पूछता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बोलता है कि सर्विस सेक्टर क्या है, प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है। ये आपका लक है, आपकी किस्मत है कि जब जिस ईयर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हो उस ईयर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हम बहुत टफ चीज़ें पढ़कर जाते हैं, पता चला बहुत इजी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट ईयर सोचते हैं अच्छा चलो उसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, फिर पता चला कि सारी चीज़ें सर के ऊपर से चली जाती हैं। तो उसका बेस्ट उपाय क्या है, हम सारी चीज़ें पढ़ें, है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, छोटी छोटी चीज़ों पर भी बात करें, न्यूज़पेपर रीडिंग भी करें, करंट से भी अपडेट रहें, बात खत्म। तो जब सारी चीज़ों से लेस रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको जनरल, अगर आप स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के, तो आपको वैसे भी 100 में से जो क्वेश्चन करना है 25 तो आपके बुद्धि में घुसने ही नहीं है, मतलब आपकी नहीं, वो एक्चुअली इस इंडिया के अंदर किसी की बुद्धि में घुसने वाले नहीं हैं। 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिनके जवाब ना तो टीचर्स के पास हैं, ना प्रोफेसर्स के पास हैं, बड़े बड़े मास्टरमाइंड के पास नहीं, जीनियस के पास भी नहीं है। 25 से 30 क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं, ठीक है। और उसी को देखकर आप कहते हो कि पेपर बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, सिलेक्शन नहीं होता, वो हर साल होते हैं। बाकी आपके जो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बचते हैं वो सिर्फ 75 ही बचते हैं, और उसमें से भी जनरल कैटेगरी को जो करना होता है लगभग 65 से 70 क्वेश्चन करेक्ट करके आना होता, विदाउट इफ एंड बट, ठीक है। 5-7 उसमें से और छोड़ दीजिए, तो लगभग आप ये मानकर चलिए 30 क्वेश्चन आपके काम के है ही नहीं है। तो
तो उनको लेकर परेशान मत होइए, वो हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वास्तुशास्त्र वाला भी नहीं निकाल सकता, आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं निकाल सकता कि भाई ये चीज़ें कहाँ गड़ी थी, तो तुम उसके पीछे जस्ती परेशान मत हो। इकोनॉमी में मैंने क्या बोला, निर्मला सीतारमन को भी नहीं पता, अच्छा ऐसा भी है क्या मेरी इकोनॉमी में, ये उसे भी नहीं पता, और इस तरीके के उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब सेक्शन ले लो तो 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जिसका हल कहीं मिलने वाला नहीं है, तो उसके पीछे आप परेशान मत हो। हिस्ट्री में भी अगर 25 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कहीं भी हल नहीं है। इस तरीके से करते करते टोटल आपके पास सिर्फ 65 से 70 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें आपकी फाइट होनी है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है तो 3-4 क्वेश्चन और कम कर दीजिए बस, SC ST हैं तो 15 क्वेश्चन कम कर दीजिए, फिर तो कोई फाइट ही नहीं है, काफ़ी कम फाइट है आपकी, फिर तो सिर्फ आपको 50 से 55 ही सही करके आ रहा है। ओबीसी है तो लगभग 60 से 65 मान लीजिए, लगभग ओबीसी और जनरल जो है वो इक्वली चलते हैं, ठीक है ना। अब वो आप देख लो आपकी कैटेगरी क्या है, आपको किसके हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इंडस्ट्रियल हम सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे सेक्टर्स में किस में आता है? ऐसा होता है ना, हम मतलब गलत चीज भी कितना विश्वास के साथ बोलते हैं ना, क्योंकि दिमाग एकदम कहीं और होता है, एकदम विश्वास के साथ करिए टर्शरी, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो सब चलता ही है। तो यस, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर, है ना, ठीक, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है, आपको पता है इसमें क्या क्या कवर होता है, इसमें क्या क्या कवर होता है? एक तो कंस्ट्रक्शन, जिसे हम निर्माण कहते हैं, एंड सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं, है ना। हमने पहले भी पढ़ा है, सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, लिखवाया भी था आपको, है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, जिसे बेसिकली हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं ना, और इसमें जो कवर होते हैं वो मेनली 2 एक्टिविटीज, 2 एक्टिविटीज हमारे कवर होते हैं, मतलब जिनसे मिलकर एक्चुअली इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर बनता है। तो पहला उसमें कंस्ट्रक्शन, निर्माण करते हैं हम, या दूसरा हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। निर्माण जो होता है वो हम कच्चे माल से, रॉ मटेरियल, जो हम कहाँ से पिक करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से पिक करते हैं ना। तो प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और उस रॉ मटेरियल को यूज करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने निर्माण के लिए, ठीक है। जैसे कि गेहूं से आटा, ठीक है, तो गेहूं से आटा क्या हो गया? निर्माण हो गया। और विनिर्माण, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो क्या हो गया? जब उसी आटे से, मतलब उसी निर्माण का हमने रूप, रंग, ये सारी क्वालिटी, गुण वगैरह बदल दिए, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बदल दिया, टेस्ट वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, तो वो क्या हो गया? फिर विनिर्माण हो गया। जैसे कि गेहूं से आटा बना, और आटे से क्या बन गया? ब्रेड बन गया, कुकीज़ बन गए, बिस्किट्स बन गए, है ना, होटल्स में चपाती बन गया, नान बन गया, कुछ भी, लच्छा पराठा बन गया, तो वो क्या हो गया? विनिर्माण हो गया। तो हमने प्रॉपर तरीके से आटे के गुण, धर्म, रूप, रंग सबको बदल दिया, और वो किस में आ गया? विनिर्माण में आ गया। हमारे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा होप है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, विनिर्माण की है। और इसीलिए आपको पता है कि इंडिया में एक नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2015 में मोदी सरकार के द्वारा लाई गई, ताकि विनिर्माण क्षेत्र को हम और भी ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि बहुत होप है। होप क्यों है? क्योंकि कच्चा माल बहुत है। जैसे लाइक अगर हम मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क बहुत है। आप देखिए मजे की बात, मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे आता है मिल्क के मामले में, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, एंड ऑल्सो कंजम्पशन में भी अगर हम बात करेंगे तो अच्छा खासा जो कंजम्पशन है हमारे कंट्री में, लगभग अगर हम पर कैपिटा या पर पर्सन बात करें तो लगभग 240 ग्राम टू 270-80 ग्राम हमारा पर पर्सन डेली का कंजम्पशन आता ही आता, जो अच्छा खासा है। मतलब लगभग 250 ग्राम दूध हम सबको पर डे अवेलेबल रहता है। अब चाहे हम उसे कॉफ़ी के रूप में इनटेक करें, है ना, चाहे टी के रूप में, या डायरेक्ट वे में, या किसी भी फॉर्म में, मतलब हम लोग इनटेक करते हैं घर में, या कर्ड के फॉर्म में, पर हम लोग के घरों में मतलब मिल्क इनटेक होता ही होता है। तो वही चीज़ होगी, तो लगभग 270-75 ग्राम तक तो हम लोग को अवेलेबल है। लेकिन देखो मजे की बात, जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क है,
ठीक है ना। उसमें कौन आता है? डेनमार्क आता है। जबकि देखिए अगर मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, एक सोचने की बात है, तो कायदे से जो एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमारा जो रैंक है वो फर्स्ट प्लेस में ही होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उतना बढ़िया नहीं है। क्यों? उसका डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि अब तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि बहुत कुछ मतलब बढ़िया हुआ, खासतौर से जब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मतलब अमूल, तो जब से अमूल आया तो तब से हम मानते हैं, या जिसे हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, जैसे वर्गीज कुरियन लेकर आए थे, तो ऑपरेशन फ्लड जो वाइट रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में कहते हैं हम जिसे वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति, तो उसमें ऑपरेशन फ्लड लेकर आए थे मिस्टर वर्गीज कुरियन 70s के डिकेड में। तो उसके बाद मतलब काफ़ी, हालांकि हमने उसको यूज़ करने का, यूटिलाइज करने का काम किया। और अब तो आपको पता है कि मिल्क की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मदर डेयरी भी एक काफ़ी फेमस कंपनी है, और भी बहुत सारी है, पराग है, पारस है, साची है, हर स्टेट की अपनी है, पर सबसे ज़्यादा नाम मदर डेयरी और अमूल का ही है ना। तो वही चीज़ है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पर हम जो महसूस करते हैं वो क्या, कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर कमी है। मतलब हम उसे उतना स्टोर नहीं कर पाते हैं, सेव नहीं कर पाते हैं, प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और मिल्क को इधर से उधर ले जाने के लिए हमें इनकी नीड है, जिसे हम शीत प्रशीतक कहते हैं हिंदी में, कोल्ड स्टोरेज को। तो शीत प्रशीतकों की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी। तो ऐसा सिर्फ एक हम सेक्टर को पकड़ के मैंने बात की मिल्क, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मिल्क में ही हमें लैकनेस या लूफोल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आप बहुत जगह पर देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर में देख सकते हो, सेरीकल्चर में देख सकते हो, कितनी होप है हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की। फिशरीज में देख सकते हो, आयरन ओर में देख सकते हो, हमारे यहाँ पर सब चीज़ों की बहुत होप है। तो इसीलिए हम लोग जो मेनली अपने इसमें मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप करें। हाँ, हालांकि इसमें स्किल की भी नीड है ना। स्किल के साथ साथ मैन पावर चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। लेकिन क्या है, दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पर, बेसिकली लोग वही बात है कि उद्योग धंधे करना चाहते नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली उतना रिस्क कवर करना नहीं चाहते हैं ना। आप देखो, आप सब यंगस्टर हो, हम भी यंगस्टर में आते हैं, हम लोग सब लोग मतलब जो 18 से लेकर एक 50 के बीच के लोग हैं, जिसे हम बेसिकली इस कंट्री के अंदर मेन मैन पावर कहते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, या वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। हम में से देखिए कितनों का मन है कि हम लोग किसी इंडस्ट्री की ओर मूव करें। हम लोगों में से कितनों का मन है कि हम किसी बिजनेस की ओर मूव करें? बहुत कम लोगों का। कुछ लोग, कुछ का तो हाल ऐसा होगा कि घर में बिजनेस भी होगा, है ना, कोई उद्योग धंधे भी होंगे, मान लेते हैं फादर वगैरह करते होंगे, पर फिर भी फादर भी चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस में ना हो, और आप खुद भी चाहते हो कि आप उनके बिजनेस में एंट्री ना करो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में या उद्योग धंधों में हमें दिखाई नहीं देता है, और बर्डन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने निर्मला सीतारमण जी को सुना होगा, तो उन्होंने बात बोली है निर्मला सीतारमण जी ने कि देखिए सबसे अच्छी बात है कि वो एक्चुअली उन लोगों को प्रेस कर रही थी अपने उसमें जो स्पीच है, कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि लोग अभी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि लोग अब IAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं सिर्फ बैठकर। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्चुअली अगर लोग कुछ ऊंचा करना चाहते हैं ना, तो ऊंचा करने के नाम पर उन्हें एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो IAS की तैयारी। कुछ हो चाहे नहीं हो, पर एटलीस्ट वो ये शो करना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपेयर हो रहे हैं। पर सबको पता है कि उसमें पॉइंट्स में सिलेक्शन है, करोड़ों में, IIT में भी और IAS में भी। मतलब 10th के बाद बच्चा सोचता है IIT, और आफ्टर ग्रेजुएशन सोचता है वो IAS। तो उसका एक बहाना है अपने आप में कि मतलब कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ नहीं 2-2.5 साल तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बहाना है। तो उन्होंने यही बोला कि जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो ये भी मानकर चलिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप सक्सेस हो, तो सक्सेस ना हो तो अपने बिजनेस को या अपनी उस दुकानदारी को शट डाउन करने की भी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। आप इतना डरे मत कि अगर एक बिजनेस नहीं चलता, या हमने एक काम किया वो नहीं चलता है, तो आप इतना परेशान मत हो। तो आपका रिस्क वही कवर होगा कि जब आप उसको शट डाउन करने की भी हिम्मत रखिए, और फिर से दोबारा बिजनेस या दोबारा कोई धंधा करने के बारे में आप सोचें। तो यही सही एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारे इंडिया में इतनी हिम्मत हम में से किसी के भी अंदर नहीं है, किसी के भी अंदर नहीं है कि हमें एक बिजनेस ओपन करें, है ना, और उसके बाद
फिर उसको बंद करके दूसरे के बारे में सोचें। पर अगर हम ऐसा करें तो डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी एक सीरियल काफ़ी फेमस हो रहा है, हालांकि पहले उसमें अश्नीर ग्रोवर था, लेकिन हाँ शार्क टैंक, तो उसमें बता रहे हैं कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो कितना भारी भरकम पैसा लगा कर आ रहे हैं, और उसमें मोस्ट ऑफ द गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स हैं। आते अगर 10 हैं तो 10 में से 7 तो उसमें गुजरात से आते हैं। तो गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हर लड़का और हर लड़की वहाँ पर पहली बात इंजीनियर है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो 95 उसमें से इंजीनियर्स है। आपको पता है, मैं तो जाती हूँ पढ़ाने अहमदाबाद, 95 तो इंजीनियर्स बैठे होते हैं। और 95 जो इंजीनियर्स है वो सिर्फ यूपीएससी इसलिए कर रहे हैं तैयारी ताकि वो एक माइंड उनका जो है मतलब वो मेकअप हो सके, वो काफ़ी जो नॉलेज है वो गेन कर सके। उन्हें नौकरी नहीं करनी है और फिर उसके बाद वो घुस जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो अपना कुछ ना कुछ बिजनेस खोल लेते हैं। और वैसे भी गुजरात में तो हम जानते हैं कि धंधा, तो गुजराती कितने बड़े धंधे वाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप है जो किसी स्टेट में भी मिलती है हमें देखने को, जैसे कि महाराष्ट्र में आपको बहुत मिलेगी, तमिलनाडु में बहुत मिलेगी, आंध्र प्रदेश में बहुत मिलेगी, दिल्ली के अंदर बहुत मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है जो किसी किसी स्टेट में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को, पौंडीचेरी में बहुत मिलेगी, चंडीगढ़ में बहुत मिलेगी। तो लोग ऐसा लगता है कि ब्लड में ही वो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो मतलब बिजनेस की चीज़ है। तो सबसे ज़रूरी बात वही है कि हम लोगों के अंदर स्किल लाएं, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दें और लोगों का माइंड मेकअप हो कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं करनी है, किसी की नौकरी नहीं करनी, हमें खुद की नौकरी करनी है और खुद अपना बिजनेस खोलना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही चीज़ है कि फिर भी अभी अभी हम लोग अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं और उसी के लिए हम लोग को सबसे बेटर क्या लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब करें, है ना, खास तौर से। और गवर्नमेंट जॉब में घुसकर बढ़िया एक अपनी सैलरी हो, 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसी भी नौकरी हमको मिल जाए और बढ़िया बैठे 9 से 5 की ड्यूटी करें, घर आएँ, सैटरडे संडे की छुट्टी हो। क्योंकि अपने एंटरप्रेन्योर में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ है, लेकिन बट एक बार जब अपना बिजनेस से धंधा सेट होता है तो बिल्कुल वो हमें प्रॉफिट देता ही देता है। मतलब बिजनेस ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको प्रॉफिट ना दे, हम कुछ भी सोचे पर वो हमें प्रॉफिट देता ही देता है। लेकिन बस हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच का गेम करना पड़ता है। लेकिन वो चीज़ अब अभी हमारे यूथ में नहीं है, वो नौकरी करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं किसी की, लेकिन अपने बिजनेस के लिए वो सोच नहीं रहे। तो सबसे पहला जो मतलब सजेशन है, इस पूरे टॉपिक को शुरू ही अभी हमने किया ही नहीं है ठीक से, पर उसमें सबसे बड़ी बात वही है कि गवर्नमेंट सबसे पहले इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि आप हम सब बेसिकली बिजनेस करने के बारे में सोच सके, तब इस टॉपिक को पढ़ने का कोई फ़ायदा है। वरना तो ठीक ही है कि बाकी तो जितनी ट्रेडिशनल चीज़ें हम पढ़ेंगे ही और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो फर्स्ट आईपी है हमारी कंट्री के अंदर, वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी, एनी आइडिया? जो फर्स्ट आईपी मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। तो जो फर्स्ट आईपी है वो आई थी हमारे यहाँ 1948 में, ओके, 1948। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि जो फर्स्ट आईपी आई थी 1948 में, तो मैंने तब बताया भी था कि तब तक ना तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, ना एनडीसी सेटअप हुआ था, इनफैक्ट ना ही हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तक अप्लाई हुआ था। बन तो हाँ लगभग बनने के कगार पे तो था, लेकिन वो ठीक भी कह रहा है लगभग, क्योंकि 1949 तक वो बना था एग्जैक्टली, और 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, है ना। इनफैक्ट हमारे लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था। हमारे 5 ईयर प्लान भी जो फर्स्ट बने थे वो कब बने थे, 1951, और प्लानिंग कमीशन का भी जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। मैंने 50 में, है ना, याद कीजिए, 15 मार्च 1950 को हुआ था। मैंने आपको सब पढ़ाया है, सब लिखवाया है, ठीक है। तो उसमें उनका गठन हुआ था। लेकिन देखिए गवर्नमेंट को कितनी जल्दी थी अपने आईपी को अनाउंस करने की, है ना, कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। और इन सारी चीज़ों के बिना गवर्नमेंट किस तरीके से आईपी को अनाउंस कर रही थी, थोड़ी सी समझ के परे बात है। तो वही ये नेहरू की जल्दबाजी को दिखाता है, नेहरू के उस फटाफटपन को दिखाता है कि जो फटाफट मोड में बिल्कुल यूरोपियन कंट्री या अमेरिका के बिल्कुल इर्द गिर्द आ जाना चाहते थे। और यहीं से उनकी वो पहली गलती स्टार्ट होती, जिसके बारे में हमने इस क्लास के अंदर बहुत बार बात की है। एक्चुअली हमने नेहरू जी को बहुत बार क्रिटिसाइज किया है ना, बुराई नहीं की है। मैंने पहले भी बोला था बुराई नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है ना। तो बुराई होती है
एकदम अलग चीज है ना। हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको नहीं, नेहरू जी को नहीं, नेहरू जी की हाँ पॉलिसीज को, है ना। हमें कभी भी किसी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा उसके बिहेवियर, उसके एटिकेट को, उसके पॉलिसीज को हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। लोग तो सभी अच्छे होते हैं। तो बस वही बात है। तो उनकी भी ये जो नीति थी ये थोड़ी सी खराब नीति थी। और फिर इसके बाद आपको पता है जो नेक्स्ट आईपी वो लेकर आते हैं 1956 में, जिसे नेहरू महाल नोबिस मॉडल कहकर बुलाया जाता है, जहाँ से वो बड़े और भारी हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ को जो सेटअप करते हैं, तो फिर वहाँ से उनके कदम रुकते नहीं हैं और लगातार फिर तो जो CPSEOs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना होती है, वो इतनी ज़्यादा होती कि कल भी हमने लिखा कि 246 प्लस, मतलब लगभग 250 के आसपास 1990s तक हमारे यहाँ पर जो CPSEOs हैं वो इतने हो जाते हैं। लेकिन हमने कल भी क्या लिखा, वो सब घाटे में चल रहे थे। लिखा था ना कल परसों भी, सब भारी घाटे में चल रहे थे, सब के सब भारी घाटे में थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लगातार उनका पालन पोषण, उनकी अपब्रिंगिंग किए जा रही थी, बजाय ये सोचने कि उनका डिसइन्वेस्टमेंट करें, है ना, या प्राइवेट सेक्टर को कुछ कंपनीज को बेच दें। ऐसा ना करके फिर भी गवर्नमेंट उसमें लगातार इन्वेस्ट करती चली जा रही थी। और फाइनली इन सारी नीतियों ने, आपको पता ही है कि हमें 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ओर ढकेला, और जहाँ से हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है। पर उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें, तो चलिए एक बार इंट्रोडक्शन लिखिएगा, देख लेते हैं क्या है चीज़ें। लिखिए पहले टॉपिक का नेम, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर तो डाला ही है ना, पर यूपीएससी के हिसाब से जो टॉपिक का नेम है वो डाल लीजिए पूरा, औद्योगिक नीति में परिवर्तन। हिंदी के बच्चे, फिर बाद में इंग्लिश को। औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव, और औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव। ये प्रॉपर यूपीएससी का टॉपिक है सिलेबस में, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव। ठीक, तो उसमें लिखिएगा पहले पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। हिंदी के बच्चों को लिखवा रहे तो पृष्ठभूमि। फर्स्ट पॉइंट, देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इसे प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए साधन और तरीकों का चयन करना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए साधन और तरीकों का चयन करना होगा। करना होगा। दूसरा पॉइंट, देश में औद्योगिक उद्यमों को, देश में औद्योगिक उद्यमों को विनियमित करने, विनियमित करने, कॉमा, विकसित करने और नियंत्रित करने के लिए, विकसित करने और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित नियमों, सरकार द्वारा स्थापित नियमों, कॉमा, विनियमों, सरकार द्वारा स्थापित नियमों, कॉमा, विनियमों, कॉमा, सिद्धांतों, कॉमा, नीतियों, सिद्धांतों, कॉमा, नीतियों और प्रक्रियाओं को, और प्रक्रियाओं को, सिद्धांतों, नीतियों, नीतियों और प्रक्रियाओं को औद्योगिक नीति कहा जाता है। औद्योगिक नीति कहा जाता है।
थर्ड पॉइंट लिखिएगा, यह उन भूमिकाओं को निर्धारित करता है, यह उन भूमिकाओं को निर्धारित करता है जो सार्वजनिक कौमा निजी संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों को उद्योगों के विकास में निभानी चाहिए, उद्योगों के विकास में निभानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह बड़े उद्योगों के विकास में निभानी चाहिए, इसके अतिरिक्त यह बड़े मध्यम और छोटे क्षेत्रों के महत्व को, यह बड़े मध्यम और छोटे क्षेत्रों के महत्व को प्रदर्शित करता है। छोटे क्षेत्रों के महत्व को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें टैरिफ और श्रम नीतियां, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां और श्रम नीतियां, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, विदेशी पूंजी के प्रति सरकार का व्यवहार, विदेशी कहां से बोलना है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, विदेशी पूंजी के प्रति सरकार का व्यवहार, और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बहुराष्ट्रीय निगमों को, मतलब MNCs, बहुराष्ट्रीय निगमों को जो भूमिका निभानी चाहिए वह भी शामिल है, जो भूमिका निभानी चाहिए वह भी शामिल है। ठीक, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पहले हेडिंग डालिएगा वहीं पर स्लैश करके, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हाँ मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंगली, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बैकग्राउंड, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बैकग्राउंड फर्स्ट पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज, फर्स्ट पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी is one of the country's economy is one of the government's most important responsibilities it must choose the means and methods for achieving this.
for achieving this. However, this position was not filled by nearly all nations, until after the Great Depression. Until after the Great Depression. Until after the Great Depression. Second point, rules. Second point, rules. नहीं, second point, rules, comma, regulations, comma, principles, comma, policies, and procedures established by the government to regulate, comma, develop, and control industrial enterprises in the country are referred to as industrial policy. Third point is, it lays out the roles that the public, comma, private, comma, joint, public, private, joint, and cooperative sectors should play in the growth of industries. Additionally, it demonstrates growth of industries. Additionally, it demonstrates the significance of the large, medium, and small sectors. Large, medium, and small sectors. Next point is, it includes tariff and labor policies, comma, fiscal and monetary policies, The government's attitude toward foreign capital, and the role that multinational corporations
should play in the industrial sectors, should play in the industrial sectors development, industrial sectors development. ठीक, हेडिंग डालेगा हिंदी मीडियम के बच्चे, औद्योगिक नीति के उद्देश्य, औद्योगिक नीति के उद्देश्य। ठीक, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे, लिखकर छोड़ दीजिए, औद्योगिक नीति के उद्देश्य। अच्छा आप बताइए, हमारी कंट्री में चाहे नॉर्मल, चलिए एमएसएमई भी छोड़िए, इन टोटल बताइए एंटरप्रेन्योरशिप इतनी कम क्यों है? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें दी, आपने सुनी भी, अब देखते हैं कि आपके माइंड में क्या विचार है। सोचो आराम से, 2 मिनट सोचो, फिर बताओ कि एंटरप्रेन्योरशिप में इतनी कमी हमें क्यों दिखाई देती है। हाँ, लैक ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पॉवर्टी गरीबी तो एक अलग ही नहीं हो सकती, ऐसा तो सब कुछ हो ही सकता है ना। हाँ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी पड़ेगी। तो और क्या कमी है? पॉवर्टी तो कह रही है लोगों में, ठीक है, और हाँ क्या बोल रहे थे पीछे से? अच्छा, रिस्क और इन्वेस्टमेंट की कमी, और क्या? बस रिस्क और इन्वेस्टमेंट की कमी है, और भी तो बहुत सारी चीजें, स्किल नहीं है, और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि हमने कभी अपने स्किल या हुनर को तराशा ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, कभी भी नहीं तराशा, हमने सोचा ही नहीं। हम हमेशा से, मतलब हमें सिखाया गया बचपन से कि स्टूडियस रहिए, खूब पढ़ने लिखने में बढ़िया रहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के ही माध्यम से आप कहीं निकल सकते हैं, आपका कुछ हो सकता है, पढ़े लिखे नहीं तो कुछ होगा नहीं। जबकि इतिहास गवाह रहा है कि ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स रहे, है ना, कि जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी या ना के बराबर थी, मतलब लाइक बिल्कुल इलिटरेट जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतने बड़े बड़े कंपनीज को सेटअप किया। और वहीं पढ़े से पढ़े लिखे लोग, मतलब जिनके अंदर रिस्क लेने का कोई एकदम वो है ही नहीं, जिसे कहते हैं कि मादा है ही नहीं ना। हम लोग को लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, फिर ऑलवेज हम लोग आकर क्या सोचते हैं, लेकिन कल को नहीं चला तो, कल को बर्बाद हो गए तो, वही बात है, वो कल को होंगे ना। हाँ, ये पढ़ने लिखने का नुकसान नहीं, नुकसान इन द सेंस नहीं है, मतलब हम लोग एक्चुअली पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए करते हैं, पढ़ लिख कर हम एंटरप्रेन्योर्स भी तो बन सकते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि अरे, बल्कि हम पढ़े लिखे तो हमें तो पता होना चाहिए ना कि समस्या से कैसे निकल सकते हैं। अब जैसे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जो बहुत फेमस हो रहा है, अश्नीर ग्रोवर, वो तो IITian था, IIT किया उसने, पास किया, पढ़ा पूरा उसने बोला। और अभी जो भी लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा IIT में एडमिशन हो गया, हमने छोड़ दिया या बीच में छोड़ दिया, तो बहुत डांटता है कि आपने गलती की, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए था, पढ़ाई आपको पूरी करनी चाहिए थी, अपनी इंजीनियरिंग पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि बेसिकली स्टडी है जो हमें हर लेवल पे कैपेबल बनाती है। लेकिन फिर उसके बाद आपको सोचना चाहिए था उसके बारे में। तो मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियर्स है, आपको पता है वो स्टार्टअप कर रहे हैं, है ना, स्टैंड अप कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ही ये काम कर रहे हैं। जबकि इतना पढ़े लिखे नौकरी करना चाहे तो उन्हें भी 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। अगर IITian वगैरह NITian है तो अच्छी खासी विदेशों में भी जॉब मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों रुपए का पैकेज होगा। लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि छोटा ही बिजनेस करे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप करे। पेटीएम कैसे शुरू हुआ? कितना सिंपल आदमी था वो, सिंपल, और उसने दिमाग लगाया कि अच्छा इस तरीके से भी पेमेंट किए जा सकते हैं, और आज की डेट में वो अरबपति और खरबपति बन गया। बिल्कुल सिंपल पर्सन था, बिल्कुल सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत एजुकेशन थी, बहुत कुछ था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देखोगे उसे तो बिल्कुल सिंपल आदमी भी है दिखने में, ऐसा नहीं कि बहुत दिखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही रतन टाटा का कहना है कि जब उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया था तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। धीरूभाई अंबानी जिन्होंने मुंबई के अंदर कितनी मेहनत की, उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो हम लोग क्या ना सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत मजे से सुनते हैं, बड़ा चाव है हम लोग को लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनने का। जैसे कैसे हम IAS IPS की स्टोरी सुनते रहते हैं, पर
हाँ पढ़ते रहते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इतने। पर जब हमारे करने की बारी आती है ना, एक्चुअली हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ना तो हम ठीक से पढ़ाई करना चाहते हैं, ना बिजनेस करना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन सक्सेस स्टोरी सुन सुनकर हमें बड़ा मजा आता है, वाह इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, है ना। तो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो लेकिन वही चीज़ है कि हमें खुद भी कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या तुम लोग ऐसा कोई विचार कर रहे हो? कोई बिजनेस वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? पहले जॉब फिर बिजनेस, ठीक है। तुम भी सोच रहे हो बिजनेस के बारे में, क्या सोच रहे हो? पहले बिजनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ, साथ में जॉब के ऊपर। तो बिजनेस में क्या कर रहे हो? पापा का बिजनेस है? नहीं, खुद का करूँगा, एग्रीकल्चर का। अच्छा, एग्रीकल्चर का, ठीक है, बहुत होप है उसमें तो। और तुम लोग भी कुछ सोच रहे हो? किसी के फादर का बिजनेस है यहाँ पर? सबके फादर क्या नौकरी पेशा है? अच्छा, नौकरी पेशा। स्वीट्स का मतलब शॉप है कि? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अलग लेवल पे तो बच्चे उसे लेकर जा सकते हो, है ना। कहाँ पर है? दिल्ली में ही है? अच्छा, तो अच्छी बात है ना। बिजनेस अगर कोई भी है फादर का जमा हुआ, उसके थ्रू आप ना जाने कितना सारा काम कर सकते हो, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि लाइक मैं 2 साल बाद टीचिंग छोड़ दूंगी, ठीक है, और टीचिंग छोड़कर मैं एक रेस्टोरेंट या लाइक एक हाँ फूड जोन खोलूँगी उस टाइप में, क्योंकि उसमें मतलब कुकिंग में मेरा हाथ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाथ में मेरे टेस्ट है, तो मुझे लगता है, और नई नई चीज़ें मैं बनाती हूँ। हाँ तो हाँ हाँ अच्छा, दिल्ली में ये कह रही दिल्ली में ही खोलना। तो इस बार मेरे बच्चे जो आता है ना मास्टर शेफ़, तो बोल रहे हैं आपकी वहाँ पर एंट्री भी हम लोग भेजेंगे, तो आप जाओ, कम से कम जीतो नहीं जीतो लेकिन आपको जाना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया हुनर है, बहुत बढ़िया। मतलब जितना बढ़िया मैं पढ़ाती हूँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हुनर है। मैं खुद मानती हूँ और अब तक मैंने क्यों इसे वेस्ट किया, पर अभी ना मेरे बच्चे ही मुझे इनकरेज कर रहे हैं, क्या मम्मी टीचिंग में वही 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 छोड़ो 2 साल बाद। अब आप इस हुनर को अपना अपना बिजनेस खोलो और एक बिजनेस वुमेन बनो, एक एंटरप्रेन्योर बनो। कब तक दूसरों की कोचिंग में काम करोगी, दूसरों की शर्तों पर? चाहूँ तो मैं कोचिंग भी खोल सकती हूँ, उसमें भी बहुत होप है, लेकिन मुझे उसमें फंसना नहीं है ना। तो आज के टाइम पे बिजनेस ऐसा किया जाए, है ना, मतलब आज कोई पढ़े नहीं पढ़े लेकिन खाएगा जरूर। आजकल 2 काम बहुत अच्छे हैं, खाना और पहनना। आदमी 2 काम जरूर करेगा, वो और कुछ करे नहीं करे, उसे बढ़िया से बढ़िया खाना है और बढ़िया से बढ़िया पहनना है, इसमें कोई 2 राय नहीं है ना। और इसलिए देखिए, जो भी कुछ खाने के नाम पर खुलता है वो बिकता ही बिकता है, और अगर उसमें क्वालिटी है, टेस्ट है और प्राइसेस ठीक ठाक है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। शार्क टैंक में वो यही बताते हैं सबको कि जब लोग आते हैं बहुत ज़्यादा प्राइसेस रखते हैं, तो यही कहते हैं कि इतने प्राइसेस के साथ आप इंडिया में सस्टेन नहीं कर सकते हो। इंडिया में सस्टेन करना है तो इनिशियली आपको अपने प्राइसेस थोड़े कम करने पड़ेंगे, लोगों को उसकी लत लगानी पड़ेगी, और जब लोगों को उसकी लत लग जाती ना, फिर आप 100 की चीज़ 500 में भी दोगे ना तो लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। ये बात बिल्कुल हाँ क्लियर। जैसे पॉप्सिकल टाइप का एक पर्सन आया था, उसने लगभग पॉप्सिकल ही बनाए थे। पॉप्सिकल से जानते हैं क्या होता है? पॉप्सिकल आइसक्रीम तो होती है, पाइप वगैरह के अंदर नहीं होती, ऐसे पैकेट के अंदर होती है, बर्फ जमी होती है, फ्लेवर्स होते हैं उसको ऐसे। हाँ, तो पॉप्सिकल्स वगैरह ही लेकर आए थे, तो उन्होंने बहुत डांटा। तब अश्लील ग्रोवर भी था, बोले एक तो तुम पूरा का पूरा वही टेस्ट ले आए उठाकर, जो कोला लेमन वही सब चलता है, और उसका प्राइस तुम रख रहे हो जो 20 रुपए की पॉप्सिकल है उसको तुम 45 और 50 रुपए का प्राइस रख रहे हो। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तो नॉर्मल पॉप्सिकल मिल रहे हैं 20 रुपए के मार्केट में, तो हमें क्या पड़ी है जो तुमसे 45-50 रुपए का ले। तो उन्होंने ये तरीका बताया था कि इंडिया में बिजनेस करना है तो हमेशा आप अपनी क्वालिटी बहुत बेटर करें, बहुत अच्छी करें, लेकिन प्राइसेस अलग, मतलब जो अदर कंपनीज उससे काफ़ी कम कर दें। मतलब उल्टा 20 की अगर बिक रही है तो आपसे 12 रुपये कर दें, 13 रुपये या 15 या 10 रुपये कर दे तो और भी बेटर है। तो फिर अपने आप लोग लेते हैं, और जैसे जैसे उनको हैबिट होती है फिर आप धीरे धीरे अपने दाम बढ़ाते चले जाए। फिर भी आप देखिए कुछ कंपनीज ऐसी जिन्होंने बहुत ज़्यादा दाम नहीं बढ़ाए, जैसे मैगी। सालों की मैगी अगर 10 से 14 रुपये की हुई है तो बहुत महंगी नहीं है, और फिर भी वो 3-3, 4-4 साल अपने प्राइसेस को स्टेबल रखती है, 5-5 साल। तो उसे फास्ट मोड़ क्योंकि उसे पता है कि उससे ज़्यादा तो मेरी बिक्री है। अगर मैं 14 का पैकेट 20 में करती हूँ तो लोग मेरी बिक्री गिरा देंगे, पर अभी कम से कम लोग 14 रुपये का पैकेट नाम से उसको खाते तो हैं कि ठीक ठाक पेट भर जाएगा चाय के साथ, और एक पैकेट बना लेंगे तो मुंह का टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये सोचकर लोग मैगी को खाते हैं घर घर में। तो वही चीज़ है, अगर वही चीज़ 20 रुपये की हो जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये में अभी भी, भले बिस्किट कम हो गए, पर हमें भूख लगती तो मैं लगता ठीक है यार पार्ले जी का बिस्किट ठीक है, ना बहुत स्वीटी है ना बहुत सॉल्टी टाइप में है, मतलब बढ़िया फ्लेवर है,
उसको खा के पानी पी लिया तो बढ़िया ऐसा लगता है, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन हो गया। तो आप देखिए, तो इस तरीके की कंपनी से हम लोग को भी सीखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि जापान की तरह हमारी कंट्री में भी स्कूल्स में टेक्निकल स्किल्स दिए जाने चाहिए, जैसे कि जापान करता है, चाइना करता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कह जरूर रहे सीबीएसई में कि हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करा रहे हैं, ऐसा वही कुछ भी नहीं है। आप लोग भी सीबीएसई पढ़कर आ रहे हो और हमारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी स्किल वो लोग नहीं सिखा रहे हैं। सिर्फ वो कहने के लिए एक प्रोग्राम है, पर उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर स्कूल से ये चीज़ें हो जाएंगी ना 8th 9th 10th से, तो बच्चों को ना अपनी स्किल को पहचानने का मौका भी मिलेगा। तो उनके माइंड में वो चीज़ नहीं रहेगी कि हमें सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो इस कंट्री में लोगों को 3 ही पेशा दिखाई देता है, वो है इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर। चौथी तो कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया के अंदर जो हम कुछ कर सकते हैं जीवन में, तो वो हमें उससे कम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें लिखिएगा औद्योगिक नीति के उद्देश्य। 1947 की, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेगा, 1947 की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, 1947 की स्वतंत्रता के तुरंत बाद औद्योगिक विकास का प्रयास प्रारंभ हुआ। औद्योगिक विकास का प्रयास प्रारंभ हुआ। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना। उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना। दूसरा, लाभकारी कार्यों में सुधार करना। दूसरा, लाभकारी कार्यों में सुधार करना। तीसरा, उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अधिकतम उपयोग करना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धी होना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धी होना और प्रतिस्पर्धी होना और भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक भागीदार बनाना। भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक भागीदार बनाना। ठीक, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सीखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। Objectives of an industrial policy. उसमें लिखिएगा डैश। एक मिनट ना बेटा, घर से फोन आ रहा था, एक मिनट।
हाँ अनय, मैंने इसे फ़ोन किया था उस समय तुम्हें, तुम तो सो रही होगी। हाँ अरे वो बता, वो न्यूज़ में था शायद शाम को पानी नहीं आएगा, तो देखो अगर अभी पानी थोड़ा बहुत आ रहा हो तो ऊपर की मोट। आया, भर दिया था, भर दिया, चला दिया था। अच्छा चला दिया था ना, हाँ बस क्योंकि वो न्यूज़ अब में मैं था, चला रखा हुआ तो फिर भरा है तो बंद कर दिया। मतलब भर गया था। हाँ ये भरा है। तो क्यों, वो कहाँ है? मैं नगरा लेने गए। अच्छा ठीक है, बस यही कहना था और कोई बात नहीं थी। मैंने कहा वो न्यूज़ में था ना कि शायद शाम को पानी नहीं आया, तो मैं कहा बता दूँ। ठीक है चलो, नाश्ता वाश्ता कर लो अपना, बना के आई थी मैं, ठीक है। है ना, कर लो नाश्ता। हाँ ठीक है ठीक बेटा। है। यस लिखिएगा बेटा, क्या लिख रहा था आपने? द परस्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द परस्यूट ऑफ industrial development begin shortly industrial development began shortly after 1947's independence, began shortly after 1947's independence. The following are the primary goals. The following are the primary goals of the Indian government's. The following are the primary goals of the Indian government's industrial policy. Of the Indian government's industrial policy. First, to keep up a steady increase in productivity. To keep up a steady increase in productivity. Second, to improve beneficial work. To improve beneficial work. To improve beneficial work. Third, to make the most of the, third point is, to make the most of the human resources, to make the most of the human resources available. Human resources available. Next point is, to be competitive on the international stage. To be competitive on the international stage. Hello, yes ma'am. अच्छा, तो अभी आ रहे हैं वो मैम, अभी तो फिर क्लास कैसे? अच्छा नहीं, कोई नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है भेज दीजिए, है ना। हाँ जी ओके। नहीं, 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एंड टू मेक क्या हुआ? हाँ क्यों? अच्छा, नहीं, अरे ऐसा केस मत करो यार, क्या फायदा होगा, अपनी कोचिंग ही रुक जाएगी। नहीं तो देखो बेटा, एंड टू मेक इंडिया अ सिग्निफिकेंट, हाँ उसी में ही है बेटा, मैं फिर से बोल देती हूँ, टू बी कॉम्पिटिटिव ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एंड टू मेक इंडिया ए सिग्निफिकेंट, and to make India a significant global partner and participant. And to make India a significant global partner and participant. ठीक, अब देखिएगा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर टाइम पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया अभी,
हम लोग एक एक पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। तो 48 की भी बनी है ना, मैंने बोला हमारे यहाँ पर फर्स्ट बनी, फर्स्ट आईपी बनी, सेकंड बनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब वो 5 ईयर प्लान के बेसिस पर भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बनी थी 1956 की, है ना, हाँ 56 वाली, जो नेहरू महाल नोबिस वाली हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पूरे सिलेबस में वो, चाहे प्लानिंग्स में पूछे चाहे ऐसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद भी और भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनी, जैसे 69 में बनी, मैंने पहले ही बताया, 77 में बनी, है ना, ऐसे कर करके, मतलब फिर 1991 की जो लास्ट बनी। और मैंने बताया कि उसके बाद ना फिर कोई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, है ना, हाँ एग्जैक्टली। तो हमारी जो मतलब लेटेस्ट अगर आप कहेंगे, लेटेस्ट या आप करंट जो पॉलिसी कहेंगे वो कौन सी है, वो NIP 1991 ही है, जिसे हम नई औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, और वहीं से हम आर्थिक सुधारों का दौर भी कहते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको पता है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहली चीज़ तो हम LPG ही लेकर आए, है ना, क्योंकि हम लिबरलाइज हुए, ओपन किया हमने इंडस्ट्रीज़ को, अपने जो रिस्ट्रिक्शंस थे, अपने जो बाउंडेशंस थे, जो बाउंड्रीज थी, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज थे, उनको खोला, रिस्ट्रिक्शंस को कम किया, बाउंडेशंस को कम किया, लाइसेंस कोटा परमिट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, हमने उसको बिल्कुल रिमूव किया, उसकी जगह पर हम नई चीज़ें लेकर आए। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसकी जगह पर हमने उसे फेमा में कन्वर्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट किया, सिर्फ इसीलिए ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है बहुत ही ईजी वे में आगे बढ़ सके, ईज वे में आगे बढ़ सके। यस यस, अच्छा इनको लेनी है, अच्छा मैम तो कहते 2 स्टूडेंट, आपको भी लेनी, अच्छा कोई कॉपी वगैरह नहीं है आपके हाथ में? अच्छा कुछ लेकर आना चाहिए था। अच्छा कहाँ, मुखर्जी नगर में ही घूम रहे हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, आइए आइए आइए, ठीक है ना, आइए आइए। अच्छा तो आपका मतलब ऐसा मॉर्निंग से रहा होगा कि सिर्फ कोचिंग से घूम रहे होंगे? अच्छा, तो वही मैंने कहा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से हैं आप लोग? एक साथ हैं क्या दोनों? अच्छा आप बिहार से, मतलब बिहार से आए हैं दिल्ली कोचिंग के लिए, मतलब अभी आए कि पहले से आ चुके थे? पहले 1 महीना पहले से गाजियाबाद में। अच्छा इन्हीं के साथ थे मतलब, तो गाजियाबाद से आप दिल्ली में ही रहोगे फिर? नहीं, यहीं पे रहोगे ना, ठीक है। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आपका क्या नाम है? निशु कुमार, है ना, ठीक है। देखो आशुतोष और निशु, जो टॉपिक चल रहा है ना हमारा, वो चल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हिंदी मीडियम है ना, तो औद्योगिक क्षेत्र चल रहा है ना, तो वो कोई बात नहीं है, अब थोड़ा डिले हो, जैसे आज ही ये टॉपिक शुरू हुआ था, बेसिकली नया टॉपिक था, 10 AM पे शुरू हुआ था, तो 10 to 12 मेरी क्लास होती है, आफ्टर देन इन बच्चों की कौन सी क्लास होती है? इकोलॉजी ना, 12:30 से होती है बच्चों, है ना, हाँ, तो 12:30 से वो क्लास होती है, ठीक है। और अभी ये जो क्लास चल रही है वो इकोनॉमी की चल रही है, इंडियन इकोनॉमी की क्लास चल रही है, उसमें लगभग 5वां-6वां टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। अब चूंकि आपके हाथ में कोई पेन वगैरह नहीं है, कॉपी वगैरह नहीं है, तो ठीक है, फिर आप तो सुनने का ही काम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग समझाते हैं और साथ साथ लिखवाते हैं, मतलब लेक्चर एंड रिटन वर्क जो है कंबाइन चलता रहता है हम लोगों का, ठीक है। तो कोई नहीं, आज आप सुनो, और अगर कल आपको लगता है कि कुछ ठीक है या एक आध दिन डेमो क्लास आपको और लेनी है, तो डेफिनेटली फिर आप अपने मतलब नोट्स वगैरह के साथ आइएगा, नोटबुक वगैरह के साथ, तो फिर आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी बात क्या होती है कि जो टॉपिक चल रहा होता है ना, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। आप भी आओगे, मान लो कल को आते हो, एडमिशन लेते हो, जैसा भी है, तो हम उन स्टूडेंट्स को कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पुराने हैं, तो ये फ्लो में पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ, ऑलवेज जो नए डेमो होते हैं ना, उनको आकर एडजस्ट होकर फिर उस क्लास को आगे बढ़ाना। तो क्लासेस जो होती है वो साइक्लिक होती हैं, साइकिल फॉर्म में होती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। तो जहाँ से मान लो आपने शुरू किया, तो इट डजंट मीन कि आपका जो पहले का इकोनॉमी हो चुका है वो छूट गया, वो वापस वहीं आकर रुक जाता है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो व्हाट वी वर टॉकिंग, हम लोग क्या बात करते बेटा? हाँ, तो हम लोग वही कहते हैं, हाँ, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो हमको पता है कि हमने बाउंड्रीज़ को कम किया, हमें पता है हमने बाउंडेशंस को कम किया, रिस्ट्रिक्शंस को कम किया,
इन टोटल मतलब न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आई है ना, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, उसने पूरी तस्वीर को, पूरी पिक्चर को बदलकर रख दिया, कंप्लीटली पूरी पिक्चर उसने चेंज कर दी। और वहीं से हम बोलते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो जैसे कि अभी तुम भी बोल रहे थे कि हाँ, उसके बाद हमारी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनी है, क्योंकि देखिए 90s तक हम अपने उद्योगों को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को एक गति दे रहे थे, एक मोमेंट दे रहे थे। पर 1991 में आकर फाइनली हमें एक गति यहाँ पर मिल गई थी, और वो किस फॉर्म में मिली थी? एल, पी और जी के फॉर्म में हमें ये फाइनली मिल चुकी थी। मतलब हमें ये समझ में आ चुका था कि हमारी इकोनॉमी के जो लैकनेस है या लूफॉल्स है वो क्या है, लूफॉल्स हैं वो क्या है, और उन्हें हमें कैसे ठीक करना है ना। तो कैसे ठीक करना है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें वो चीज़ बता दी कि अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो, जब उन्होंने $2 बिलियन का क्या दिया, हमें लोन दिया, तो उन्होंने ही कुछ कंडीशंस रखे और हमें बता दिया कि आपकी इंडस्ट्रीज अब इस मूड और मोड के साथ आगे बढ़ेंगी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बेसिस पे। अच्छा, और हमने कल भी बात की थी जब वो टॉपिक खत्म किया था एलपीजी वाला, कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये रुकने वाली नहीं है, ये प्रोसेस है बेटा। और जो प्रोसेस होता है ना, हमेशा उस वर्ड को याद रखिएगा। जब कोई प्रक्रिया शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रक्रिया है प्रक्रिया, अर्थात वह क्रिया जो लगातार चलती रहेगी, वो प्रोसेस हमेशा चलेगा। वी डोंट नो कि ये एलपीजी का प्रोसेस कहाँ आकर रुकेगा, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते बेटा। हमें नहीं पता ये कहाँ रुकेगा, किस लिमिट तक जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट ही फाइनली छोड़कर जाएगा या सिर्फ पॉजिटिविटी छोड़कर जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम सोसाइटल वे में बात करें, कल्चरल वे में बात करें, तो ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है एलपीजी हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब बर्बाद करके छोड़ेगा हमारी जनरेशन्स को, हमारे रिलेशंस को, सारे सिस्टम को, कल्चर को। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली बात करते, एनवायरमेंटली भी देखें तो हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो डेफिनेटली हम ग्रो कर रहे हैं। इंडिया लगातार हर दिन पेपर में बना हुआ है सिर्फ इस वजह से कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को शो कर रहा है, और आगे आने वाले 5 सालों में इसकी स्थिति और भी अच्छी रहने वाली है भारत की। तो वही चीज़ है, इकोनॉमिकली हम मूव कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटली, अगर हम सामाजिक रूप से बात करें, सांस्कृतिक रूप से बात करें, तो ऐसा लग रहा है हम कहीं ध्वस्त हो रहे हैं, हम कहीं बर्बाद हो रहे हैं। और ये तो प्रोसेस, हमने क्या बोला, ये तो सब कुछ बाद में पता चलेगा और ये लगातार चलता रहेगा। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, इसके बीच बीच में क्या एड ऑन करती रहती है। अब ये तो 1991 में बन गई, ऐसा तो नहीं जैसे 2011 में भी निर्माण नीति आई, उसी में चेंज किया गया, 15 में आई। हाँ, फिर एमएसएमई सेक्टर को लेकर बच्चों बात हो सकती है, मेक इन इंडिया आया, स्टार्टअप आया, स्टैंड अप आया, कौशल विकास योजना आई, इस तरीके के लाइक आप ले लें। तो इस तरीके की जो योजना है वो गवर्नमेंट इनको पुश करने के लिए, है ना, इनको आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में मर्ज करती रहती है, बीच बीच में डालती रहती है, अपने अपने तरीके से नए नए पॉलिसीज लाती रहती है, बजट में प्रावधान लाती है, पैसा अलॉट करती है, फंड अलोकेट करती है, ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको आगे बढ़ाती है, इसीलिए कि ताकि किसी भी तरीके से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आगे ग्रो पे ग्रो करता रहे। ठीक है, चलिए, तो उसमें पहली हेडिंग डालिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया था इंग्लिश वालों, है ना, ठीक। उसमें हेडिंग डालेगा, भारत में प्रमुख औद्योगिक नीतियां। भारत में प्रमुख औद्योगिक नीतियां, उसमें लिखिएगा डैश करके। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, भारत ने स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक नीतियां लागू की हैं। कई औद्योगिक नीतियां लागू की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला,
पहला, औद्योगिक नीति 1948 पहली है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति 1948। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने प्लान्स को जब इनिशिएट किया था, इनॉग्रेट किया था, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? जब प्लान्स को इनॉग्रेट किया था तो हमारी प्रायोरिटीज क्या थी? मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, क्या थी बेटा हमारी प्रायोरिटीज क्या थी? फर्स्ट प्लान की हमारी प्रायोरिटी क्या थी? 5 ईयर प्लान की, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो व्हाट वर द प्रायोरिटीज ऑफ दैट प्लान? रुक जाओ, अरे रुक जाओ बेटा। बाप रे बाप, ऐसी जल्दी है हम ही सारा प्रदर्शन कर डालें पूरा कि हम ही तो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना? क्यों बेटा? देखो देखो, मुझे देखो, छुपो मत। हाँ, क्या नहीं पता? नहीं याद है? याद नहीं आ रहा? हाँ विशाल, शायद ये देखो मेंस में लिखना, शायद ये, शायद वो, जहां तक ऐसा और जहां तक वैसा। हाँ, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। मैंने कई बार बताया, आप देखो जब आंसर राइटिंग करें या बोलें तो शायद, जहां तक, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। गलत भी बोले, फुल्ली कॉन्फिडेंटली बोले, ठीक है? यूपीएससी का वो एस्पिरेंट कितना फेमस है ना, वो लड़की कितनी फेमस है ना, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, ये 15-16 की एस्पिरेंट थी, जिसमें से 10 में से उसने 9 जवाब में आई डोंट नो बोला था। फैक्ट है ये, आई डोंट नो। एक ही क्वेश्चन उसने सही बोला था, अपना नाम, बाकी जो परिचय था। 9 क्वेश्चंस उसके, बिलीव मी, 9 क्वेश्चन उसके हमने ऐसे आए जिस पर एस्पिरेंट ने कहा आई डोंट नो, लेकिन कॉन्फिडेंटली, है ना? कॉन्फिडेंटली। तो एक तरीका होता है, कहते हैं ना करने का भी एक तरीका होता है, वो भी। हाँ, तभी तो बात हो रही है। सिलेक्शन नहीं होता तो फिर तो फेलियर में आती ना, तभी तो बात हो रही है आदित्य। हाँ एग्जैक्टली, यस। हाँ, मतलब मेंस में मार्क्स अच्छे थे, मेंस में बेटा मार्क्स अच्छे थे, एग्जैक्टली। तो उसका कॉन्फिडेंस ही देखना था उसे। 9 में आई डोंट नो बोला, उन्होंने बाद में उसे बोला कि आपने आई डोंट नो भी इतनी बढ़िया तरीके से बोला कि वो चीज उन्हें बहुत अच्छी लगी, और तुम लोग जवाब भी दे रहे हो तो शायद, मतलब कि वो आता हुआ भी गलत, कि शायद कृषि, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे अच्छा तुम भी बोल देते आई डोंट नो, जैसे बच्ची ने बोल दिया, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे याद नहीं आ रहा, आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो इसीलिए जब भी आप बातें करें ना, तो शायद वायद मत लगाया करें, सीधा बोले, ठीक है? बढ़िया बोले और कॉन्फिडेंटली बोले। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक उसी प्रकार से जब 48 की जो फर्स्ट आईपी आई हमारी, मतलब फर्स्ट जब आईपी आया हमारा 48 में, तो ऑब्वियसली इसके भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके, मैं आपको बताती हूं। जैसे कि एक तो सीधी सी बात है कि काम कहाँ होगा, किस सेक्टर में होगा, कौन करेगा, जिसे आपने इकोनॉमिक मॉडल के टॉपिक के तौर पर पढ़ाया था मैंने आपको, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। और हमने बोला था कि ये जरूरी बात है कि आखिर किस देश में कौन सी सरकार या वहाँ की इकोनॉमी किस मॉडल को अपनाएगी। इट मीन्स कि कौन काम करेगा, प्राइवेट करेगा, गवर्नमेंट करेगी, या दोनों फाइनली पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप ना भी करे तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो देखिए हमारे इंडिया में हम लोग बार बार क्या बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को सिलेक्ट किया, लेकिन हमने काम किस बेसिस पर किया? सोशलिस्टिक बेसिस पर, समाजवाद के आधार पर हम लोगों ने काम किया। और यहाँ पर वही चीज़ थी। अब यहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 लिस्ट बनाई, 3 लिस्ट गवर्नमेंट ने मेंटेन की। किसको लेकर? इंडस्ट्रीज को लेकर गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई उद्योगों को लेकर। और 3 लिस्ट में गवर्नमेंट जो बना रही थी वो सेंट्रल लिस्ट बना रही थी, ठीक है? हाँ यस, सेंट्रल, स्टेट
एंड प्राइवेट, ठीक है। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और निजी सूची गवर्नमेंट बना रही थी। और इसमें जो गवर्नमेंट ने काम किया वही सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हुए, समाजवादी व्यवस्था को अपनाते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज थे, जिसे हम स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम रणनीतिक उद्योग कहते हैं। रणनीतिक क्यों? क्योंकि वो देश की रणनीति में अपनी महती भूमिका या इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिकल इंडस्ट्रीज, है ना। या जितने भी मोस्ट ऑफ दी आधारभूत या कोर इंडस्ट्रीज थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज थे, हैवी इंडस्ट्रीज थे, गवर्नमेंट ने उसको अपने पाले में रखा, मतलब कि अपनी इस लिस्ट में रखा। अच्छा, उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वही बुनियादी उद्योग थे। स्टेट को दिए गया उससे हल्के, जैसे कि कपड़ा हो गया, साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, इस तरीके के इंडस्ट्री उनको दिए गए। ऊपर में गवर्नमेंट ने क्या रखा? रेलवे रखा, जितने आयरन इंडस्ट्रीज थे वो रखा, न्यूक्लियर हो गए, एटॉमिक हो गए, ये तो खैर गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे ही आएंगे, सीमेंटेड हो गए, ठीक है। ये सब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे जिसे हम हैवी एंड लार्ज कहते हैं, स्ट्रैटेजिक कहते हैं, गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा। मतलब शुरू से ही गवर्नमेंट ने एक रॉन्ग पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, रखती, डेफिनेटली रखती, जैसे रेलवे हो सकता था, न्यूक्लियर हो सकता था, एटॉमिक हो सकता था, बट बाकी सारे जो इंडस्ट्रीज थे वो स्टेट को या प्राइवेट सेक्टर को दिए जा सकते थे और बल्कि वो बेहतर काम करते, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता। लेकिन गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया और मेनली जो लिस्ट थी वो अपने लिए एक हैवी लिस्ट बनाई, बड़ी लिस्ट बनाई। और शुरू में जो गवर्नमेंट ने खासतौर से 1956 में, बाद में जाकर उसे और रिजिड कर दिया, तो वहाँ पर 17 उद्योग गवर्नमेंट ने अपने लिए रखे थे जो हैवी और लार्ज थे। और 90 के बाद हम लोग बार बार बात कर चुके कि लगभग 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अपने लिस्ट के अंदर खोल चुकी थी। और बाकी के जो इंडस्ट्रीज थे, खासतौर से प्राइवेट के लिए भी, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या काम किया था? इसके लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी थी, कोटा राज था, परमिट सिस्टम था। मतलब उसमें भी गवर्नमेंट उन्हें जीने नहीं दे रही थी, ठीक से काम नहीं करने दे रही थी। उसके बाद भी गवर्नमेंट कि अगर आपको उद्योग खोलना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोटा देखना पड़ेगा मुझे कि आप क्या बनाते हो, कोटा मतलब क्या बनाते हो, कितना बनाते हो, तो वो गवर्नमेंट। और परमिट, अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा। अब इतनी सारे टर्म्स और कंडीशंस के साथ आप बताइए, भला कोई बिजनेस करेगा तो कैसे करेगा, भला कोई मोटिवेट होगा तो कैसे होगा? तो ये जो प्रॉब्लम्स थे, वही जो हमने प्लानिंग में गलती की, वही हमने गलती अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर भी करने का काम किया, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, फिर इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, इसमें लिखिएगा 1948 की 1900, हाँ उसी के अंदर 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य, औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करके, लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करके निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे का विकास करके, और बुनियादी ढांचे का विकास करके देश में, बुनियादी ढांचे का विकास करके देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। यह नीति कृषि, बुनियादी वस्तुओं, यह नीति कृषि, बुनियादी वस्तुओं और
बुनियादी उद्योगों के विकास पर आधारित थी और बुनियादी उद्योगों के विकास पर आधारित या केंद्रित थी। तो देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग इस पूरे टॉपिक में कई बार मतलब बात होगी आपके लिए बुनियादी या आधारभूत या संरचनात्मक उद्योग, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोर, बेसिक और इंफ्रा स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज। तो बुनियादी आपको बोला जाए, आधारभूत बोला जाए या फिर संरचनात्मक उद्योग बोला जाए, ठीक है। काफी कॉमन नेम है वैसे इनका। आधारभूत मतलब कोर इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट अपने आईआईपी मतलब इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है गवर्नमेंट का, उसमें जो यूज़ करती है वो कोर ही यूज़ करती है। और यूपीएससी में प्रीलिम्स में जितनी बार भी जो मैं क्वेश्चन बता रही थी ना आपको कि अभी 8 है, पहले 6 कोर इंडस्ट्री थे हमारे यहाँ पर। तो उसमें जो हैवी केमिकल्स हैं और साथ ही साथ जो नेचुरल गैस है, तो 2 को इसमें इंक्लूड किया गया है, एड ऑन किया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, हालांकि जस्ट रीसेंट नहीं हुआ 21-22 में, लेकिन मुझे लग रहा है कि 17-18 में क्वेश्चन था, 20 में भी ये क्वेश्चन था। मतलब 2-3 बार मैं 4-5 सालों में इस क्वेश्चन को लगातार देख चुकी हूँ कि कितने कोर इंडस्ट्री, उसमें से कौन से जो न्यूली है जो एड ऑन गवर्नमेंट के थ्रू किए गए। तो 8 फिलहाल हमारे कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्रीज कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं, क्या समझते हैं आप? कोर इंडस्ट्री क्या हुए बताइए, आप लोग बता सकते हैं? आशुतोष और निशु भी बता सकते हैं। कोर इंडस्ट्री किसे कहते हैं बेटा? जस्ट बुनियादी उद्योग। वेरी गुड, शाबाश। जिसके बेसिस पे कोई और इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है ना, ठीक है बेटा। तो ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज होगी जिसके बेसिस पे फिर आप और कोई सेटअप कर सकते हो? जैसे आयरन हो गया, वेरी गुड, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, है ना, एग्जैक्टली, है ना। तो बिल्कुल बुनियादी उद्योग, है ना। अगर सोचो बेटा कि ये इंडस्ट्रीज ना हो, आप सोचिए, तो और किसी इंडस्ट्री में आप स्टार्टअप कर ही नहीं सकते हो। आप देखो, सीमेंट तो चाहिए ही है, सीमेंट चाहिए, वही सरिया जिसे हम कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपकी बुनियाद तो यही बनाएगी ना। जैसे आपके इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, सपोज दैट हम एग्जैक्टली अगर जैसे मान लो हम लोग सर्विस सेक्टर में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप फील करो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये रूम नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो हम यहाँ स्टडी नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें कोई भी और काम करना है तो हमें उसके लिए कोर मतलब बुनियादी रूप से इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें भी सरकार ने अपने ही हाथ को आजमाया। मतलब जबकि ये सेक्टर ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते थे, और अब तो नाउ मतलब इन दीज डेज तो कर रहे हैं, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको अपने आधिपत्य में कर लिया, इनको टेक ओवर किया, अपने अंडर रखा और इनके ऊपर अपना काम किया। हालांकि हमने क्या बोला, बाद में हमें पता चला कि सारे के सारे भारी घाटे में चल रहे थे, बहुत ही ज्यादा हैवी डेफिसिट में चल रहे थे। तो यस, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स सीखिएगा, उसी के आगे फिर और बात करेंगे इसमें, ठीक। हाँ यस, उसी के बाद लिखिएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सीखिएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया डैश। इंडिया हैज implemented several industrial policies since independence to promote industrial development and boost economic growth.
and boost economic growth. Economic growth. Some of the major industrial policies of India are, first, policies of India are first, Industrial Policy Resolution 1948. First है बच्चों, Industrial Policy Resolution 1948. Industrial Policy Resolution 1948. Write down. The Industrial Policy of 1948 aimed, the Industrial Policy 1948 aimed to promote industrial development, to promote industrial development in the country, to promote industrial development in the country by encouraging the growth of small scale industries, comma, promoting private sector, investment, promoting private sector investment and developing infrastructure. The policy focused on the development of the agriculture, consumer goods, consumer goods and basic industries. हाँ, कहाँ छूटा बताओ? The agriculture, consumer goods and basic industries. ये जो पॉलिसी बनाई थी, ये श्यामा चरण मुखर्जी, एससी मुखर्जी जो थे, वैसे बता रही हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कहीं। प्रीलिम्स में कई बार, मतलब खासतौर से स्टेट पीएससी वगैरह जब आप देते हो ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एमपी पीएससी देंगे, बिहार पीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह देंगे, तो वहाँ श्यामा चरण मुखर्जी जी ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, इसको एससी मुखर्जी, हाँ, श्यामा चरण मुखर्जी जो थे, एससी मुखर्जी जी थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब इसको उद्घाटन किया था, बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो बाकी की जो पॉलिसीज तो सब गवर्नमेंट के थ्रू बने थे, पर ये फर्स्ट थी जिसको एससी मुखर्जी ने बनाया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। अब 48 के बेसिस पे ही कौन सी बनी थी? 56 की बनी थी, और 56 की पॉलिसी में अब गवर्नमेंट और भी ज़्यादा रिजिड हो गई थी, बहुत ही रिजिड हो गई थी। रिजिड इन द सेंस ऑफ जो हल्की फुल्की बात थी लाइसेंस की, अब गवर्नमेंट उसे बहुत कड़क, मतलब बहुत ही ड्रैकोनियन तरीके से लेकर आई 56 में। अपने 3 लिस्ट को लेकर भी गवर्नमेंट बहुत रिजिड हो गई अब, है ना। और उसको ऐसा लग रहा था कि जितने भी ऐसे सामरिक उद्योग हैं, जितने भी ऐसे स्ट्रैटेजिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो सब के सब मेरे अंडर कंट्रोल होना चाहिए। वही बात जो हमने लिखी कि सरकार हर क्षेत्र में खुद ही काम करना चाहती थी। उसे लगता था एनर्जी फील्ड में काम करना है तो मैं करूं, पोर्ट्स बनाने हैं मैं बनाऊं, समझ रहे ना, कुछ एविएशन में काम करना है मैं करूं, एटॉमिक और न्यूक्लियर तो बहरहाल हर देश की सरकार ही खुद ही करती है। अभी तक तो आप ये मानकर चलिए कि बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर को वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे, क्योंकि उसका क्या मिसयूज होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए एटॉमिक और न्यूक्लियर, हाँ, लेकिन रेलवे जैसे इंडस्ट्रीज अगर अदर कंट्रीज में आप जाओगे तो वो प्राइवेट सेक्टर में,
लेकिन रेलवे हमारे यहाँ पर किस में चलता है? गवर्नमेंट एंड उसको क्या बोला जाता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम। रेलवे के बाहर, रेलवे मतलब रेलगाड़ी, हाँ लिखा होता है एग्जैक्टली, ट्रेन के बाहर लिखा होता है ना, भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम, और जिसमें भारत सरकार को सबसे ज्यादा यात्रियों से नहीं, माल ढुलाई से जो पैसा है वो मिलता है। पता है आपको बच्चों? यात्री तो है बेटा, पैसेंजर्स तो हैं बच्चों, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, लबालब भरी हुई ट्रेनें हैं, उससे भी ज्यादा पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है तो रेलवे का माल भाड़ा होता है ना, ढुलाई इधर से उधर, उससे बहुत भयंकर पैसा मिलता है, आपको पता है? तो इसीलिए गवर्नमेंट मतलब वो कहते हैं ना, अपने लालच को भी नहीं छोड़ पा रही है। अब बहुत टेंशन है उसके लिए, इतनी मात्रा में रेलगाड़ियां चल रही हैं, सबका टाइम टेबल देखना, चीजों को देखना, मैनेज करना, लेकिन सरकार उसको अपने हाथों से छोड़ पाने का जो साहस है वो नहीं कर पा रही है कि कैसे छोड़ दूं अपना इतना बड़ा प्रॉफिटेबल जॉब, है ना। हालांकि चाहे तो अगर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, प्राइवेट सेक्टर को दे दे, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि मेरा अरबों डॉलर रुपए वहां से आता है तो मेरे हाथ में ही आना। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, और नहीं तो अरे भैया जो ये है ना लालू प्रसाद यादव, है ना, इन्होंने आप देखो आशुतोष बैठा है, और लालू प्रसाद यादव की बात ना हो तो ये तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। हाँ बताओ कहाँ से कमाया था, क्या किया था लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था? हाँ क्या किया था बताओ? अरे तो बड़ा फेमस है। नहीं बिहार में क्यों किया था? बहुत, क्या बात करते हो आशुतोष, नकल कराकर बहुत अच्छा काम किया था। सबसे ज्यादा जो नकल हुई थी ना रेलवे के पेपर्स में, उन्होंने कराई थी। हाँ, और लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे का कबाड़, एग्जैक्ट, अब तुम बोले तो यू आर वेरी स्मार्ट, तो पूरा कबाड़, कितना कबाड़ होता है रेलवे का? एग्जैक्टली, करोड़ों रुपए कमाया था लालू प्रसाद, वहीं से उनकी हालत खराब हो गए थे फिर। एग्जैक्टली, फिर चारा घोटाला कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था? कबाड़, लोहा, आप जानते हैं लोहे की कीमत क्या होती है, बेचो तो बिकता है ना। अब रेलवे में आप सोचिए कितना कबाड़ निकलेगा, और कितना निकला होगा, टनों टन कबाड़ था। लालू प्रसाद यादव ने उसको उठाया, रेल मंत्री थे, और बेच दिया खुद ही, और बेचकर पैसा अपने अंडर जेब में। और लालू यादव तो लालू यादव है, कोई बात थोड़ी, कोई बात थोड़ी ना है उसमें, कोई बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैं मजाक में बता रही थी कि बात हो रही थी, तो बात चली थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ये भी बता दिया जाए, ठीक है। चलो बाकी इसमें मंडे करेंगे बच्चों, ठीक है, मंडे इस टॉपिक को करेंगे, मंडे और ट्यूसडे आपका टॉपिक चलेगा 2 दिन, ठीक है, 2 दिन, ठीक। यू वेलकम। दूसरी क्लास, हाँ कल टेस्ट है, दूसरी क्लास लेंगे क्या अभी 12:30 से? अच्छा नहीं, अच्छा क्लास नहीं है आज भी नहीं है क्लास, तो ऑफिस चले जाइए आप लोग, है ना बेटा, ठीक है। ओके आशुतोष, ओके निशु। कल देखो जो टेस्ट है मैं वही बता रही थी आपको, कल जो टेस्ट होगा वो प्रीलिम्स का जहां तक नहीं होगा, वो मेंस का होगा। मैं अपनी बता रही हूँ, मेरा तो मेंस का ही होगा। कौन बोल रही? नहीं, चुप रहो, मार खाओगी तुम। क्यों नहीं होगा? क्यों? तो बेटा प्रीलिम्स के लिए टॉपिक तो होना चाहिए ना, भाई टॉपिक नहीं हुआ है ना भाई, प्रीलिम्स लेने के लिए वो टॉपिक कंप्लीटेड भी तो होना चाहिए, लास्ट तक हमने ले लिया है, अब सिर्फ एलपीजी और ये टॉपिक तो होगा तभी तो लेंगे। ये बच्चे कह रहे नहीं प्रीलिम्स का ही लो, टॉपिक हो जाए, वही तो उतरे टॉपिक तो हो जाए बेटा। क्या बोल रहे हो तुम नहीं आओगे तो हो सकता है। अच्छा कल किसका पेपर है? अच्छा सैटरडे है ना कल, तो हाँ ठीक है, तो चलो जैसा होगा वो अमन सर से बात हो जाएगी, है ना बेटा, जो भी होगा आपको शेड्यूल। भाई नहीं मैं बता तो रही हूँ बेटा, मेरी कीप क्वाइट, मेरी जो बात हुई थी कल ऑफिस में वो बात यही हुई कि प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने उनको यही बोला कि लेकिन सर अभी टॉपिक्स नहीं हुए, टॉपिक्स भी तो होना बेटा, कम से कम 3 टॉपिक हो जाए तब तो आप प्रीलिम्स का टेस्ट दोगे। तो